हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट नंबर 8 होगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 7 तक करवा दिया है, प्लेलिस्ट बना है, जाके आप पूरा कर लीजिए। यहाँ पर जो भी आपका टॉपिक होगा आज, यहीं से इस बार आपके पेपर में जो यूपी पीसीएस प्री का पेपर हुआ था, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हर एक चीज़ें को आपको मैप से समझाया जाएगा, ताकि आपको जो भी आपके यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपके टर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा, और डेफिनीशन पूछ लिया जाता है कई कई का। तो यहाँ पर जो भी आप देखिए, इस बार यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो हर एक चीज़ें देखेंगे हम पूरे ध्यान से। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो दो ही आपका लगभग टॉपिक है, दोनों टॉपिक को हम इतनी अच्छे से करेंगे कि आगे चलकर इससे भी अगर क्वेश्चन आता है दोबारा तो आप कर लें। तो यहाँ पर चलते हैं, शुरू करते हैं। अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आर ओ का जिनको क्यूज करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको वो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है आर ओ का, वहाँ से क्विज कर सकते हैं। हमेशा वहाँ पर क्विज चलता रहता है। जो भी क्वेश्चन आर ओ में आए हुए हैं, वही सब क्वेश्चन वहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा। अब देखते हैं क्या पहला आपका जो टॉपिक है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन है। अब देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। जैसे आप एक कहानी सुनते होंगे कि राजा था, राजा का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो राजा का उत्तराधिकारी राजकुमार होता है, ठीक है, तुम उनका लड़का होता है। तो वही होता है पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसके डेफिनेशन क्या होती है, तो यहाँ लिखा गया है वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति एवं जंतुओं के समुदाय समय के साथ दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे का स्थान ले लेते हैं। तो हमने जो राजा वाला एग्जाम्पल दिया वही यहाँ पर फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि राजा का स्थान समय के साथ कौन ले लेता है, राजकुमार ले लेता है। ऐसे जीव जंतुओं में भी और पेड़ पौधों में भी देखेंगे, समय के साथ उनका स्थान दूसरे कुछ पेड़ पौधे ले लेते हैं, दूसरे जानवर ले लेते हैं। जैसे अगर हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो आप देखते होंगे पहले आपके आसपास एक पेड़ बहुत ज़्यादा होता था। कौन सा पेड़? शीशम। याद रखेंगे, अगर शीशम आप अपने आसपास देखेंगे, शीशम का पेड़ बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो कहीं एक दो पेड़ शीशम का देखने को मिल जाएगा, और वो भी नहीं मिलता देखने को, क्योंकि वो पूरी तरह से विलुप्त हो गया है, विलुप्त होने की कगार पर ही है। तो क्या होता है, ऐसे ही जानवरों में भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त, जैसे गिद्ध आप देखते होंगे, गिद्ध कभी नहीं आप देखे होंगे, मतलब अभी आप नहीं देख पा रहे होंगे गिद्ध। कभी कभी ऐसे जैसे आप अगर चिड़ियाघर हो गए कहीं देख लिए, वैसे आपको गिद्ध नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो समय के साथ क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो जा रहे हैं। फिर उनका स्थान कौन ले लेता है? दूसरे पौधे या जानवर ले लेते हैं। तो ठीक है, तो ये होता है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पाइनियर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। क्या होता है? वह समुदाय जो खाली क्षेत्र में सबसे पहले अपना वास स्थान बनाते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि जब इकोलॉजिकल सक्सेशन की शुरुआत होती है, तो वहाँ पर पहले क्या रहा होगा, पत्थर उत्थर रहा होगे। तो पत्थर पे क्या पहले उगता होगा? पहले लाइकेन उगता होगा, फिर लाइकेन जब सड़ जाता होगा, फिर मिट्टी का रूप धारण करता होगा। तो आपका पाइनियर कम्युनिटी में कौन आ जाता है? लाइकेन आ जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर चरमो उत्कर्ष समुदाय क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है। तो ये शुरुआत होती है वह समुदाय जिनकी रचना अनुक्रमण सक्सेशन के अंतिम चरण में होती है। मतलब लाइकेन से जब एक बड़ा पौधा, एक बड़ा पेड़ बन जाता है, मतलब अगर मैं पेड़ का एग्जांपल दूं, बड़ा पेड़ बन जाता है, तो वो उसका एक चरम स्थान होता है। तो वो क्या कहलाता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। पाइनियर कम्युनिटी अगर पूछ ले कि कौन कौन से आ सकते हैं, तो ये लाइकेन एग्जाम्पल दे दीजिएगा, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब अंतिम चरण होता है ये। अब देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रमण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, दो प्रकार से होते हैं। कौन सा? एक प्राथमिक अनुक्रमण होता है, प्राइमरी सक्सेशन होता है, एक द्वितीयक सक्सेशन होता है।
अब देखिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सक्सेशन और द्वितीयक सक्सेशन। ये देखिए हमने दोनों का फोटो लाया है, ये प्राइमरी वाला है आपका, ये द्वितीयक वाला है। दोनों में ही आप थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इतना डिफरेंस आप समझ गए तो इतने से आपका हो जाएगा काम। यहाँ लिखा गया है, अब अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन की, खाली क्षेत्र जहां पहले किसी समुदाय का अस्तित्व नहीं था, जैसे चट्टाने निर्मित डेल्टा, रेत के टीले, द्वीप समूह आदि। अब यहाँ पर देखते हैं, इससे फिगर के थ्रू प्राइमरी सक्सेशन को हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा क्षेत्र जहां पहले किसी जीव का अस्तित्व नहीं था। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक रॉक था, ठीक है, बेयर रॉक था। तो यहाँ पर जब इस रॉक पर क्या उग गया, अब यहाँ पर अगर मैं जूम कर देता हूँ तो रॉक पर क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं लाइकेन उग गया, ठीक है। तो फिर जब लाइकेन उग गया तो ये लाइकेन के बाद ये जब लाइकेन सड़ गल जाता है तो ये मिट्टी बन जाता है। तो स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकेन, तो ये छोटे छोटे लाइकेन और क्या हुए, इस छोटे छोटे प्लांट हो गए। फिर इसके बाद जब ये प्लांट में किस में चले गए, ये घास में कन्वर्ट हो गए, देखिए घास में। अब इस ग्रास लैंड को थोड़ा सा पेड़ में कन्वर्ट हो गए। जब ये इस तरह टाइप के पेड़ में, तो ये और बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं लिखा गया है पाइनियर स्पेसीज, जो हम यहाँ बताए थे, यहाँ क्या लिखा, पाइनियर स्पेसीज जो पहले होता है, और यहाँ पर क्या है, क्लाइमेक्स, यहाँ पर देख सकते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें होती है, प्राइम ये पाइनियर और क्लाइमेक्स। तो ये आपका जो प्रोसेस हुआ, ये कौन सा हुआ, प्राइमरी सक्सेशन का प्रोसेस हुआ। तो प्राइमरी सक्सेशन में ज़्यादा समय लगता है कि सेकेंडरी सक्सेशन में, तो आप कह सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत, यहाँ हजारों साल लग सकते हैं, याद रखेंगे, यहाँ कितना हजारों साल लग सकते हैं बनने में। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या होता है, द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। अब यहाँ पर जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति या मानवीय हस्तक्षेप से आंशिक रूप से नष्ट हो जा गया हो, मतलब जो भी आपका वनस्पति हुआ या कुछ भी हुआ आंशिक रूप से नष्ट हो गया हो, वहाँ होने वाला अनुक्रमण क्या होता है, जैसे क्या होगा, आग लग गई, आग लग गई, तो ये जो प्लांट था, ये आग लग गई सेकेंडरी सक्सेशन में, अब ये जल गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे, अगर 1 से 2 ही साल बाद देखेंगे, कहीं भी अगर कुछ जला होगा तो 1-2 साल बाद देखेंगे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, 3-4 साल बाद और बड़े हो जाते हैं, 5 से लगभग 100 साल बाद एकदम बड़े हो जाते हैं, और 150 साल बाद एकदम बड़े हो। तो इसके कंपेयर में क्या हुआ, ये थोड़ा सा प्रोसेस सेकेंडरी सक्सेशन का ज़्यादा जल्दी होता है। क्यों जल्दी होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले पेड़ था, उसका मान लीजिए कुछ बीज बच गया होगा, जलने से बच गया होगा, अगर मैं आग की बात कर रहा हूँ तो, या कुछ ऐसे होगा जिसमें नीचे जड़, जो ऊपर वाला जल गया होगा, लेकिन जो जड़ वाला पार्ट है वो बच गया होगा, तो वो निकलने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं था, ठीक है, यहाँ निकलने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर कम समय लगेगा। तो ये याद रख लेंगे कि ये जल्दी होता है द्वितीय अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन लेट में होता है, बहुत समय लगता है। ऐसे आपके डिफिनीशन बना के पूछ सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, बाढ़ से बुरी तरह मैदान ये प्रभावित, तो वो भी जैसे बाढ़ आ गई और मैदान पूरा भर गया, इसके बाद कुछ समय बाद देखेंगे उसमें जब मैदान वो बाढ़ सूख जाएगा तो उसमें पेड़ पौधे निकल आएंगे। अग्नि और वनोन्मूलन से नष्ट वन इत्यादि हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सक्सेशन के कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होता है। चरमोत्कर्ष समुदाय अस्थायी, परिपक्व और जटिल दीर्घकालिक होता है। ये कह रहे हैं चरमो, ये क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी यहाँ लिखा गया है, ये क्या होता है, दीर्घ बहुत समय तक रहता है। देख रहे हैं बुद्धा कुशीनगर में, ठीक है, ये वहाँ पेड़ है तो वो देखते हैं बहुत सर्दियों से चला आ रहा है, 5वीं पीढ़ी 6वीं पीढ़ी ये उसका मतलब वट वृक्ष जो है वो चला आ रहा है, तो वो क्या होता है, दीर्घकालिक होता है, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक अनुक्रमण में द्वितीयक अनुक्रमण की अपेक्षा अधिक समय लगता है, जो प्राइमरी सक्सेशन होता है उसमें ज़्यादा समय लगता है कंपेयर टू द्वितीयक, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान मिट्टी बनने का क्रम चलता है। पहले मिट्टी ही बनती है, क्योंकि उस चट्टान पर तो ऐसे पेड़ तो उग नहीं आएगा, पहले मिट्टी का रूप धारण करेगा तभी उससे उस पर क्या होता है, तभी उस पर जाके पेड़ पौधे उगेंगे।
द्वितीयक अनुक्रमण अपेक्षाकृत तेज होता है क्योंकि मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों के साथ बीजों का बड़ा भंडार होता है, जीओ के अन्य प्रस्तुत अवस्थाएं होती हैं। तो ये याद रखिएगा, द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है, तेजी से होता है। अब देखिए, अनुक्रम के में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवर्तनशील समुदाय को क्रमक क्रमावस्था कहते हैं, मतलब क्रम से जो भाग लेते हैं। अब यहाँ लिखा है प्रायः लाइकेन चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं, जो हमने पहले ही बताया है, जो चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करते हैं तथा अपरदन और मृदा में सहायक होते हैं, मृदा के निर्माण में क्या होते हैं, वो सहायक होते हैं, ये याद रखिएगा। सक्सेशन चाहे जल से शुरू हो या स्थल पर उनका चरम समुदाय बन ही होता है। तो ये याद रखिएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन सा होता है अगर सक्सेशन का, तो चाहे वो जल से शुरू होता है, चाहे वो स्थल से शुरू होता है, कहीं से भी शुरू हो, उनका जो चरम क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है वो हमेशा बन ही होता है, ये भी याद रखेंगे। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन का चरण कई दिशाओं में होता है, ठीक है, कई चरणों में होता है, ठीक है। घास स्थल समुदाय में द्वितीयक अनुक्रमण कहीं तेजी से होता है, जिसे 20 से 40 वर्ष लग जाते हैं। जैसे जो घास वाला है, ये यहाँ देखिए, जो आपका घास वाला ये है, इस पे 20 से 40 वर्ष लग जाते हैं, तो मतलब घास वाला कुछ जल्दी ही हो जाता है, ठीक है, द्वितीय बार। जबकि टुंड्रा स्थलों में इस प्रक्रिया में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जो टुंड्रा द्वितीयक अनुक्रमण में टुंड्रा प्रदेशों में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो ये भी याद रखेंगे घास के कंपेयर में। अब यहाँ बात करेंगे अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। इस बार जो यहाँ पर लिखा गया है, क्लीमेंट्स ने 1916 में अनुक्रमण की जो सक्सेशन की निम्न प्रक्रियाओं का उल्लेख किया था, और ये इस बार आपके पेपर में यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि जो किस ये अनुक्रमण का कौन कौन सा प्रोसेस होता है, सक्सेशन का कौन कौन सा प्रोसेस होता है, याद रखेंगे। अब देखिए, यही आपका पूछा गया था सीरियल वाइज से। यहाँ पर यूपीपीसीएस 2024 में क्या पूछा गया था, यहाँ पर ये पूछा गया था, ये न्यूडेशन इन्वेजन, सिर्फ आपको यही पूछा गया था कि मतलब इसको सीक्वेंस में लगाइए, ठीक है। कंपटीशन एंड स्टेबलाइजेशन, ये देखिए, इसेशन आपका रिएक्शन हो गया, स्टेबलाइजेशन होगा, माइग्रेशन होगा, न्यूडेशन होते हैं। अब देखिए, ये पहले क्या होता है, न्यूडेशन क्या होता है, किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित नग्न क्षेत्र, जो अभी हमने कहा चट्टानी होता है ना, तो वहाँ पर नग्न क्षेत्र ही होता है ना, तो वहाँ पर वनस्पति होती नहीं है, तो बस वही याद रख लीजिए। अब दूसरा कह रहे आक्रमण क्या होता है, इन्वेजन क्या होता है, मृदा के गुणों में परिवर्तन, क्योंकि पुनर्जन्म करने वाले जीवों का आगमन होता है। तो इन आक्रमण कब होता है, तो मृदा के जो गुण होते हैं उसमें परिवर्तन होता है, तभी क्या होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी पौधा उत्पन्न होता है। तो वो दूसरा क्या होता है, इन्वेजन, मतलब पहले आपका ये पत्थर है, इसमें थोड़ा सा मृदा आ जाएगी, फिर इन्वेजन हो जाएगा, आक्रमण हो जाएगा, फिर क्या होगा, स्पर्धा और सहक्रिया, कंपटीशन और कोलेशन, विभिन्न प्रकार के जीवों के मध्य संसाधन और स्थान के लिए अंतरजातीय और अंतराजातीय संघर्ष होता है। अपने ही जाति में संघर्ष करते हैं या दूसरे ही जाति में संघर्ष करते हैं, जो बीच में आपस में, और वहाँ पर किस लिए स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, जैसे आप पेपर के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये याद रखेंगे। तो दूसरा तीर क्या हो गया, ये कंपटीशन और कोलेशन प्रतिक्रिया होता है। अब यहाँ पर जीवों के प्राणियों के प्रभाव के फलस्वरूप पर्यावरण में आने वाला परिवर्तन प्रतिक्रिया कहलाता है, मतलब जब उनका जो प्रभाव होता है उसमें जो पर्यावरण में आपका परिवर्तन होता है, देख रहे हैं पेड़ पौधे हो गए तो एक जंगल हो गया, या घास का मैदान बहुत बड़ा विकसित हो गया, तो पर्यावरण में परिवर्तन तो हुआ है, तो वही प्रतिक्रिया कहलाता है। अब स्थिरीकरण क्या होता है, अनुक्रमण का क्रिया का अंतिम समुदाय जिसे दूसरे समुदाय के द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे पेड़ पौधे अब जब हो गए, अमेजन का जंगल हो गया, तो उसको दूसरे समुदाय द्वारा नहीं विस्थापित किया जाएगा, ठीक है, ये नहीं कि अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा, अब वहाँ जंगल ही रहेगा, ठीक है, ये होता है। अब देखिए, यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका आपका क्या होगा, पहले न्यूडेशन होता है, नगरीकरण, फिर माइग्रेशन होता है, उसमें पेड़ पौधे आते हैं, फिर आस्थापन होता है, इसीसेस होता है, फिर उसमें रिएक्शन होता है, फिर स्थिरीकरण होता है। तो ये याद रख लेंगे कौन कौन होता है, तो एन एम होता है, एन होता है, लेकिन एम याद रखिएगा, ERS, ठीक है, NMERS, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, समुदाय का पूर्ण क्रम, यहाँ पर एक मिनट,
ठीक है। ये अब यहाँ पर देखते हैं। हाँ, समुदाय, ये एक 2000 यूपीपी से 2020 में प्री में आया था कि समुदाय का पूर्ण क्रम, जो क्रम एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, वो सीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर क्या करता है, बदलता है, कहलाता है सीयर कहलाता है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, यूपीपी से 2020 का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण में उसी प्रकार के जीवन का आगमन होता है जो वहाँ के लिए उपयुक्त होता है। अब ये नहीं कि जो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण हो गया कोई भी आपके जीव वहाँ पर उत्पन्न हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब टुंड्रा क्षेत्र में क्या होगा, लाइकेन का आगमन हो जाएगा, और टैगा क्षेत्र में किसका, शंकुधारी वन का आगमन हो जाएगा। तो ये होता है, ये नहीं कि आप शंकुधारी वन टुंड्रा क्षेत्र में देखेंगे, नहीं, टुंड्रा क्षेत्र में लाइकेन देखेंगे, टैगा क्षेत्र में शंकुधारी वनों का आगमन होगा था। तो इसीलिए मतलब उनका भी अनुक्रमण उसी प्रकार होता है ताकि वो अपने आप को ज़्यादा उस जलवायु में ढाल सके। अब देखिए, अगर आप जानते होंगे, यदि पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का अंत चरम समुदाय की स्थापना के साथ होता है तो, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि चरम समुदाय स्थैतिक होता है। ठीक है, इसमें भी परिवर्तन होता है, लेकिन धीमी गति से होता है, भले ही जलवायु स्थिर हो। जैसे आप कहते होंगे कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, लास्ट वाला जब एकदम पेड़ बन जाता है तो उसका परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसमें भी होता है। ऐसा थोड़ी है कि वो पेड़ हमेशा पेड़ ही रहेगा, वो भी कभी क्या होगा, वो कटेगा या आपका टूट जाएगा, कोई किसी भी प्रकार से वो हट जाएगा, फिर कुछ और आएगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, वो प्रोसेस सबसे धीरे प्रोसेस होता है, लास्ट वाला कर रहे हैं। तो यही कर रहे हैं कि अंत चरम समुदाय की स्थापना के साथ होता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि जो चरम समुदाय हो वो स्थित है, नहीं, वो उसका भी चेंज होना तय है, क्योंकि जो भी यहाँ पर पृथ्वी पर है हर चीज़ चेंज होना है एक दिन, लेकिन धीमी गति से होता है, क्योंकि वो वहाँ पर ऊपर चला गया है, स्थिर हो गया है, लेकिन उसका भी चेंज होगा, लेकिन थोड़ा सा धीरे होगा उसका। अब देखिए, की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं। अब देखिए, जब अगर आपको की स्टोन स्पी अब देखिए, अनुक्रमण इतना ही पढ़ना था, जो अभी हम आपको सक्सेशन पढ़ाए इतना ही पढ़ना था, ये याद रख लीजिएगा। ये जो आपका नगरीकरण, ये नगरीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, ये याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीय अनुक्रमण याद रख लीजिएगा क्या क्या होता है। बस अब चलते हैं यहाँ पर की स्टोन प्रजातियाँ में देखते हैं। देखिए, की स्टोन प्रजातियाँ क्या होती है, वह प्रजाति या प्रजातियों का समूह जो प्रत्यंत में अपनी संख्या के कारण नहीं बल्कि अपनी भूमिका और कार्यों के कारण प्रभाव डालती है। जैसे ऐसा नहीं है कि वो उनकी संख्या ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रभावी है, नहीं, यहाँ पर वो उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होता है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, हमारे इकोसिस्टम में उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, उन्हीं को की स्टोन प्रजातियाँ कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ की स्टोन की प्रजातियाँ की, तो जैसे बड़े परभक्षी होते हैं, शेर हुआ, चीता हुआ, भेड़िया हुआ, ये आपके की स्टोन प्रजातियों में होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जो होते हैं, राइजोबियम होगा, एजोटोबैक्टर हुआ, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये भी की स्टोन प्रजातियां हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत से जानवरों को या मनुष्य को ही खाना नहीं मिलेगा। दाल कैसे होगी जब तक ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होगा। मृदा में ह्यूमस बढ़ाने वाले जीवाणु जो होते हैं, वो जब तक ह्यूमस नहीं बढ़ेगा तब तक फसल होगी नहीं। अंजीर का जो पेड़ होता है वो आपका डग बीटल्स होता है। ठीक है, मतलब डंग जो बीटल्स होता है, जो गोबर ओबर में जीवाणु रहते हैं, मतलब वो कीड़े रहते हैं, उनके वो भी मतलब की स्टोन की प्रजातियों में आते हैं। तो परभक्षी हुए, शेर, चीता, भेड़िया हो गया, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर हुआ, जीवाणु हुआ, अंजीर का पेड़, और डग बीटल्स, ये सब की स्टोन प्रजातियों के उदाहरण है। अब देखिए, एज इफेक्ट क्या होता है। एज इफेक्ट क्या, कुछ प्रजातियों की संख्या उनके घनत्व और अपने चारों ओर जैविक समुदायों से अधिक होता है। ठीक है, तो कुछ प्रजातियों की संख्या है जो उनके घनत्व या अपने चारों ओर जैविक समुदाय से अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर दें, नदी के किनारे घास का मैदान होता है, या जहाँ पर्वत और घाटी आपस में मिलते हैं। ठीक है, इकोटोन जिसको आप कहते हैं ना, पर्वत और घाटी आपस में मिल रहे हैं, वो वाला कोर एज इफेक्ट है। जंगलों का अंतिम बिंदु एज इफेक्ट में आता है।
जहाँ एस्चुरी समुद्र में मिलता है वहाँ पर कोर इफेक्ट होता है, एज इफेक्ट होता है। तो यही कह रहा है कुछ प्रजातियों का संख्या उनके घनत्व के चारों ओर जैविक समुदाय से अधिक होता है, ये याद रखिएगा। तो यही जो मिलते हैं एक दूसरे से जब दो चीज़ें, तो वहाँ पर कोर एज इफेक्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं एडाप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडाप्शन क्या होता है? तो एडाप्शन कुछ नहीं होता, कौन सा जानवर किस टाइप के कंडीशन में अपने आप को ढालता है, वही एडॉप्शन होता है। जैसे क्या हम कहते हैं, मछली अपने गलफड़े और पंखों की सहायता से जल में क्या रहती है, जीवित रहती है। तो ये एडॉप्ट कर ली है, क्या करती है, उस जल में रहने के लिए अपने। अब यहाँ पर जैसे क्या करें, जो नागफनी हुआ, कैक्टस हुआ, वो बनावट के कारण मरुस्थलों में ही उगता है। तो ये क्या करता है, अपने आप को मरुस्थल के लायक एडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। अब एडॉप्शन जो होता है, जो अनुकूलन कहते हैं, वो कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे भालू का अगर हम याद करते हैं कि भालू किस प्रकार से अडॉप्ट किया है, तो भालू के जो छोटे कान होते हैं वो उष्मा क्षय को रोकने के लिए होते हैं। अब उनके नुकीले दांत जो होते हैं शिकार को फाड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। नहीं तो बर्फ में कहाँ, ये जो भालू है बर्फ में कहाँ मिलेगा। वसा की मोटी परत ठंडे अवरोधक का काम करते हैं, जो वसा की ये मोटी परत है इसमें। और मोटी सफ़ेद फर, जो इसका इनका मोटी सफ़ेद फर है, गर्म रखने के लिए ये होते हैं। तो ये जो पूरी तरह से किसके लिए बना है, ये ध्रुवीय भालू है, जो पूरी तरह ठंडे प्रदेशों के लिए बना है। अब जैसे जैसे ये ठंडे प्रदेशों के लिए, ऐसे ऊंट एडॉप्ट किया है रेगिस्तान को। क्यों? क्योंकि इनके अगर हम देखा जाए, इनकी जो पलकें होती हैं घनी पलकें होती हैं। जैसे हमारी जो पलकें होती हैं वो उतनी घनी नहीं होती है, लेकिन इनकी पलकें घनी होती हैं। क्यों? क्योंकि आँखों में रेत को जाने से रोकने के लिए। क्योंकि जब हवाएं चलती हैं, रेत उड़ता है, इनकी पलकें, इतना उसमें बाल होता है कि वो अंदर नहीं जाने देता रेत को, ठीक है। तो ये अडॉप्ट कर लिए हैं। अब यहाँ देखिए, वसा युक्त कुबड़ होता है जिसमें वो अपने पानी को स्टोर कर लेते हैं, तो इनका कुबड़ होता है, याद रखेंगे। यहाँ देखिए, मोटे ऊँट होते हैं इनके, सॉरी, हाँ, मोटे ओंठ होते हैं इनको, ठीक है। मोटे ओंठ कांटेदार रेगिस्तानी पौधे को खाने में सहायक होते हैं। जैसे पतला ओंठ होगा तो रेगिस्तान में क्या मिलेगा, ये कैक्टस वैक्टस मिलेगा या कांटेदार फल मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, ताकि वो मोटे ओंठ हो उनके, ताकि वो आसानी से अपने फल को खा सके, अपने भोजन को खा सकें। रेत पर ऊंट के दबाव को कम करने के लिए गद्देदार पंजे होते हैं, ताकि धंसे ना नथुने बालों से ढके, और रेत का को नाक में जाने के रोकने के लिए होते हैं। जिनके जो यहाँ पर वो होता है, नाक होता है, यहाँ पर क्या होता है, बाल से इनका नाक ढका होता है, आँख भी ढका होता है बाल से, नाक भी ढका होता है, ताकि रेत अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो ये देखिए अडॉप्ट कर लिया गया है इन्वायरमेंट वहाँ के जलवायु से। अब यहाँ देखिए, किलर व्हेल क्या होता है। ठंडे महासागरों में ठंड से बचाव के लिए इनकी जो वसा ऊपर मोटी परत होती है वसा की, धारा रेखित आकार एवं शक्तिशाली पूंछ, जो स्तनपायी को बहु इस तीव्रता से तैरने में सहायक करता है। किलर व्हेल शिकार को चीरने के लिए नुकीले दांत होते हैं। तो ये जो तीनों हम बताए हैं, ये तीनों हमने यहाँ पर ठंडे प्रदेशों का बता दिया है, एक एक आपका गर्म प्रदेश का, और एक जल का बता दिया है। तो तीनों आप अगर एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये अपने अपने क्षेत्र में अपने आप को एडॉप्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसी को अनुकूलन कहते हैं। अगर आप अनुकूलन यही पूछे तो आप यही कहिए, कोई भी जानवर, कोई भी आपका पेड़ पौधा जो अपने आप को उस जलवायु के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, वही एडॉप्शन कहलाता है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। देखिए, वन्य जीव पहले आया था, इसके बाद वन्य आया था, बनाया था, याद रखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता 2006 में बहुत लेट में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। अब देखिए, आज यहीं से आज के ही पेपर में जो आज का ये टॉपिक है, यहीं से दो क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए थे। एक ये बना हुआ था, एक जो भी हम बताया न्यूडेशन वाला वो बना हुआ था। यहाँ पर क्या था, हेलोक्लाइन क्या होता है। जल निकाय में लवणता का प्रदर्शक जो होता है
हेलोक्लाइन होता है। तो जल निकास में जल निकाय में मतलब समुद्र में कहीं भी जो लवणता का जो आपका सैलिनिटी उसको प्रदर्शित करता है उसको हेलोक्लाइन कहते हैं। थर्मोक्लाइन क्या होता है? जल निकाय में गहराई के साथ तापमान का प्रदर्शक होता है। जैसे ये जल निकाय है, गहराई के साथ तापमान में कमी होती जाती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है कि कितना आपका तापमान घटेगा। कि एक मतलब यहाँ पे भी कई लेयर होते हैं। जैसे आपका ऊपर ये लेयर होता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ऐसे जल के सतह से नीचे जाने पर कई लेयर में बटे होते हैं जो टेम्परेचर को बताता है कि कहाँ कितना टेम्परेचर कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो वही क्या होता है, थर्मोक्लाइन होता है, जहाँ पर एकाएक टेम्परेचर क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर देखिए महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, ये आपके आरओ में क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा अस्थाई होता है कौन सा पारिस्थितिक तंत्र। तो महासागर जो समुद्र होता है सबसे ज़्यादा अस्थाई होता है। पिनोक्लाइन इस बार पूछा गया था। जल निकाय में घनत्व का प्रदर्शक होता है, क्या होता है, पिनोक्लाइन। तो पिनोक्लाइन क्या होता है, जल निकाय में घनत्व का प्रदर्शन होता है, प्रदर्शक करता है ये। अब यहाँ पर अर्नीस नेस ये क्या किए थे, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, अर्नीस नेस ने किया था सबसे पहले डीप इकोलॉजी का प्रयोग। जोसेफ ग्रीनले ने क्या किया था, पारिस्थितिक निचे शब्द की सर्वप्रथम प्रस्तुति की थी। इकोलॉजिकल नीचे जो होता है, इकोलॉजिकल नीचे, इसकी सबसे ज़्यादा पहले प्रस्तुत किसने किया था, जोसेफ ग्रीनले ने। याद रखेंगे, जोसेफ ग्रीनले ने इकोलॉजिकल नीचे की प्रस्तुति की थी सबसे पहले। तो यहाँ पर दो वर्ड हमने पढ़ा है, आर्नीस नेस ने डीप इकोलॉजी और जोसेफ ग्रीनले ने इकोलॉजिकल नीचे का प्रयोग किया था। अब देखिए अनुकूलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक संरचनात्मक प्रकार होता है, एक व्यवहारात्मक प्रकार होता है, एक शारीरिक प्रकार होता है। अब संरचनात्मक प्रकार के बारे में अगर हम बात करते हैं, वह अनुकूलन शारीरिक संरचना किसी जो शारीरिक संरचना मतलब जो आपके शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग होता है। जैसे किसी जीव का आकार, रंग, अंग आदि से जो संबंधित होता है वो क्या होता है, संरचनात्मक होता है। जैसे ध्रुवीय लोमड़ी में शारीरिक ऊष्मा को बनाए रखने के लिए छोटे कान होते हैं। धब्बेदार तेंदुए के धब्बे उनके भौतिक आवास जंगल के अनुकूल होते हैं, ताकि ये जंगल में रहे, कोई देख ना पाए इस तेंदुओं को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धारीदार होते हैं। तो ये भी इनका शरीर के संरचना से संबंधित है। अब देखिए व्यवहारात्मक क्या होता है, ऐसा अनुकूलन जो जीवों के कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करे। जैसे भंवरा, मधुमक्खियाँ, भालू, चमगादड़ और अन्य प्रजातियां अपनी भोजन और ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए शीत निष्क्रिय में चले जाते हैं। जैसे जब आपका देखते नहीं ठंडे का मौसम आता है तो आपको छिपकली नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है, छिपकली गायब हो जाते हैं, छिपकली। या साइबेरिया पक्षियों का साइबेरिया की ठंड से बचने के लिए भारत की तरफ नहीं आ जाते हैं, साइबेरिया के जो पक्षी होते हैं, ठीक है। तो ये साइबेरिया का पक्षी है, जब ये वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो भारत आ जाते हैं। तो ये व्यवहार उनका होता है। शारीरिक इस प्रकार के अनुकूलन शरीर के आंतरिक अंगों या उत्कों या कोशिकाओं से संबंधित है। तो इसको और इसमें अंतर समझिएगा। ये संरचनात्मक क्या होता है, शरीर के ऊपरी भाग में इनका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। और ये जो शारीरिक होता है, संरचनात्मक और शारीरिक, इसमें क्या होता है, शरीर के आंतरिक भागों में इनका चेंज होता है। व्यवहारात्मक तो आप समझ ही गए हैं कि वो क्या करते हैं कि जैसे छिपकली होता ठंडी में दिखाई नहीं देता और गर्मी में आ जाता है, या साइबेरियन पक्षी जो होते हैं ये भारत में चले आते हैं। तो ये व्यवहार हो गया। ये संरचना मतलब उनके ऊपरी भाग में चेंज होता है। और शारीरिक जो होता है, ये जो छोटा वाला आपको चूहा दिख रहा होगा इसमें चेंज होता है। क्या होता है, जैसे कंगारू चूहे में अत्यधिक दक्ष किडनी के कारण अपशिष्ट के रूप में कम पानी बर्बाद होता है। इनकी किडनी अत्यधिक दक्ष होती है, जिससे ये क्या करते हैं, पानी को कम बर्बाद, क्योंकि ये रेगिस्तान में यहाँ पानी मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या कंगारू चूहे बोला जाता है इनको। ये क्या करते हैं, पानी को कम बर्बाद करते हैं, किडनी इनकी ऐसी होती है। मच्छरों में रक्त के जमाव को रोकने के लिए उनकी लार में विशेष यौगिक की उपस्थित होती है। तो ठीक है, तो मच्छरों में जो रक्त के जमाव के लिए उनके नहीं जमता ना उनमें रक्त, तो उनके लार में विशेष यौगिक होता है। अब देखिए
ये क्या है, जियो से जैव मंडल का जैविक संगठन का सही क्रम क्या है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। तो या आईएएस का ये क्वेश्चन है। तो ये कैसा होता है, जीव से जैव मंडल का जैविक संगठन क्या होता है, पहले जनसंख्या आता है, जैसे ये आपका पूरा जनसंख्या है, फिर उसमें समुदाय कम्युनिटी आ जाती है। मान लीजिए पूरी है, एक कम्युनिटी ये हो गई, एक कम्युनिटी ये हो गई, मतलब इससे ये बड़ा हो गया। फिर पारिस्थितिक तंत्र हो गया, तो ये आपके पारिस्थितिक तंत्र, इसी कम्युनिटी में कई लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो वो पारिस्थितिक तंत्र आ गया। अब यहाँ भूदृश्य आ गया, तो भूदृश्य या भू क्षेत्र आ गया ये लास्ट में, मतलब इसी पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत बड़ा जो क्षेत्र हो जाता है वही जैव मंडल होता है। तो ठीक है, जियो से जैव मंडल तक का ये क्षेत्र होता है, सबसे छोटा जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य। अब यहाँ पर देखिए, जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का काम कौन करता है, उत्पादक करता है। कैसे करता है, देखिए, अजैविक क्या होता है आपका, एबायोटिक। एबायोटिक आपका पानी आता है, सूर्य की रोशनी आता है, हवा आता है, ये सब एबायोटिक होता है। जो कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य की रोशनी से, पानी से, इससे, तो वो क्या हो गया, अजैविक हो गया। अब इन इन जब इनका भोजन पौधों का बन गया, तो इनको खाता कौन है, इनको खाते हैं जैविक लोग, जैसे मनुष्य हुआ, जानवर हुआ, ये जैविक में आ जाते हैं। तो ये कौन खाता है, मनुष्य और जानवर खाते हैं इन पौधों को। तो ले पौधे ये भोजन कहाँ से बनाए, अजैविक से बनाए हैं, और खाया कौन, जैविक खाया, इनको जैविक खा लिया। तो इसीलिए इनको कहा जाता है, ये क्या होता है, उत्पादक जो होते हैं ये बिचौलिए का काम करते हैं, जैविक और अजैविक के मध्य का बिचौलिए का काम करते हैं। अजैविक मतलब पेड़, वो अजैविक मतलब आपका हवा हो गया, पानी हो गया, ये सूर्य की रोशनी हो गया, ये अजैविक में आता है। जैविक में कौन आता है, हम सब आते हैं, ठीक है। तो ये आर मेंस 2017 में ये क्वेश्चन आया था, याद रख लीजिएगा। परितंत्रों में घटती उत्पादकता का क्रम क्या होता है, तो पहले मैंग्रोव आता है, फिर घास स्थल आता है, फिर झील आता है, फिर महासागर आता है। आईएएस 2013 में पूछा गया था, आरओ 2021 में यही पूछा गया था कि घटता क्रम कौन सा है। तो घटता क्रम कौन सा है, ये पहले कम, सबसे कम महासागर है, उससे ज़्यादा कौन है, झील में पारिस्थितिकी परितंत्र बढ़ते हैं, इकोसिस्टम। इसके बाद घास स्थल, मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है। तो उत्पादकता के बारे में बात करते हुए, मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा है, फिर घास स्थल में, फिर झील में, फिर महासागर में होती है उत्पादकता, ये समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार क्वेश्चन आया है, दोनों बार आपका आरओ में भी आया है, आईएएस में भी आया है। अब देखिए, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, F.E. क्लीमेंट्स ने किया था। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम का सिद्धांत F.E. क्लीमेंट्स ने किया था, इमेंट्स ने किया था, याद रखेंगे। अब एक वर्ड आता है समुद्री उत्प्रवाह, अपवेलिंग क्या होता है। आईएएस 2011 में ये क्वेश्चन आया था कि अपवेलिंग क्या होता है। तो अपवेलिंग वह घटना होती है जब पोषक तत्व समुद्र से ऊपर सतह पर आ जाते हैं, या तालाब से ऊपर सतह पर आ जाते हैं। इस घटना में पोषक पदार्थ समुद्री सतह पर आ जाते हैं, जिससे समुद्री उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो जो पोषक पदार्थ होते हैं जब नीचे से, क्योंकि नीचे से ऊपर आ जाते हैं, कई प्रोसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, या मछली आ रही है, बहुत बड़ा व्हेल आ रहा है, व्हेल मछली आ रही है, तो वो क्या, कुछ चीज़ें मान लीजिए पोषक तत्व तो ऊपर लेके चली आई, तो वो क्या होता है, तो वही क्या कहते हैं, समुद्री उत्प्रवाह कहलाता है। ये आईएएस 2011 में ये टर्म याद रखिएगा, अपवेलिंग, ठीक है। तो अपवेलिंग वर्ड जो हो है इंपॉर्टेंट है, जब पोषक पदार्थ समुद्र से ऊपर आ जाते हैं तो उन्हीं को अपवेलिंग कहा जाता है। ये हो गया, आपको याद हो गया। अब यहाँ देखिए, 2 वर्ड आता है, एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है, एक बायोडाइवर्सिटी। जब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बात करें तो इसकी अगर हम वर्ड शब्द किसने दिया था, ये रेमंड एफ दास मैन ने दिया था। कौन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का किसने प्रयोग किया था, रेमंड एफ दास मैन ने किया था। और बायोडाइवर्सिटी W.G. रोशन ने किया था। ये एक बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, तो इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। तो बायो, ये अगले आपका जो नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ मैं बता दिया हूँ, अगला चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा, अगले बार हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग W.G. रोशन ने किया था, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसका रेमंड एस दासमैन ने। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा
जिस जैसे भी हमने बताया है पूरी तरह से हर एक चीज़ें आपके घटना चक्र में मिल जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करिएगा, हर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो लोग को पसंद आ रहा होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।